पॉलिटिक्स में आने का मन ना हो फिर भी ज्वाइन करना पड़े। महज 3 साल के पॉलिटिकल तजुर्बे के बाद अपनी मां इंदिरा गांधी की लेगेसी को आगे ले जाना पड़े। अपने भाई संजय गांधी की पावरफुल छवि के आगे 40 साल की उम्र में ही दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री बन देश की बागडोर हाथ में लेनी पड़े, आसान नहीं है। जानते हैं कि कैसे ट्रेजेडी से शुरू हुई ये पॉलिटिकल जर्नी एक और ट्रेजेडी के साथ खत्म होती है। जी, ये है कहानी राजीव गांधी के पॉलिटिकल करियर की। दिस इज द स्टोरी ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रेरणा और आज हम बात कर रहे हैं एक शाय और सॉफ्ट कमर्शियल एयरलाइन पायलट की, जिन्हें अपनी इच्छा के खिलाफ पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी पड़ी और जिन्होंने इंडिया के कंप्यूटर और टेलीकॉम सेक्टर को आगे तेजी से ले जाने के बावजूद क्यों अपने आप को हरदम कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ पाया। चैप्टर 1, फ्रॉम पायलट टू पॉलिटिशियन। 20 अगस्त 1944 मुंबई में पैदा हुए थे फिरोज गांधी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी। वो अपने छोटे भाई संजय से काफ़ी अलग थे, शांत और इंट्रोवर्ट, जो पॉलिटिक्स में ना रहे पेंटिंग और म्यूज़िक में दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई इंडिया के बेस्ट स्कूल से की और आगे गए पढ़ने लंदन, लेकिन अपनी माँ की ही तरह वो पढ़ाई ख़त्म किए बगैर वापस लौट आए। फिर उन्होंने पायलट बनने की ट्रेनिंग ली, जिसके बाद 1970 में उन्होंने इंडियन एयरलाइंस ज्वाइन की एज अ पायलट, अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। लेकिन इससे पहले लंदन में उनकी मुलाकात सोनिया माइनो से हुई, एक इटालियन स्टूडेंट। उनकी दोस्ती प्यार में बदली और 3 साल डेट करने के बाद जब उन्होंने शादी करना चाहा तो कल्चरल एंड बैकग्राउंड डिफरेंसेस के कारण उनकी माता इंदिरा गांधी को शादी से सहमति नहीं थी। लेकिन माँ होती है, बच्चों के आगे कहाँ ही चलती है उनकी, चाहे वो देश की प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। 1968 में राजीव और सोनिया के हिंदू रिवाज के मुताबिक शादी हुई और इस शादी से उनके 2 बच्चे हुए, राहुल और प्रियंका गांधी। राजीव पब्लिक लाइफ से दूर रहना चाहते थे। उनका इंटरेस्ट प्लेन उड़ाने में था, नेशन चलाने में नहीं। लेकिन उन्हें मजबूरन इस विचार में चेंज लाना पड़ा। 1980 में उनके छोटे भाई संजय की डेथ हुई, जो पॉलिटिक्स में इंदिरा गांधी के साथ बहुत क्लोजली काम करते थे। उनके जाने के बाद इंदिरा के क्लोज सर्कल में एक बहुत बड़ी कमी पैदा हो गई, जिस कारण रिलक्टेंटली 1981 में राजीव ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। क्योंकि राजीव पॉलिटिक्स में नए थे, उनका पॉलिटिक्स की तरफ नजरिया मॉडर्न, क्लीन और ऑनेस्ट था, जो बिल्कुल फर्क था अब तक के पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस से, जिस कारण यंग इंडियंस उनको काफ़ी पसंद करने लगे। शांत और काम एंड कंपोज पर्सनालिटी के साथ वो बैकग्राउंड में रहे, अपनी माँ से पॉलिटिक्स के दाव पे जभी सीख ही रहे थे कि 1984 में अचानक से इंदिरा असैसिनेट हुई, जिसने राजीव को पॉलिटिक्स के अंदर डीप तूफान के बीचों बीच धकेल दिया। इंदिरा की डेथ ने देश हिला दिया था। कुछ ही घंटों में कांग्रेस के लीडर्स और प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह के प्रेशर के अंदर आके उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन का चार्ज लिया। सिर्फ 3.5 साल के पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के साथ 40 साल की उम्र में राजीव हमारे देश के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने। लोगों ने इन्हें एक उम्मीद की नज़र से देखा कि ये इंडियन पॉलिटिक्स को क्लीन और करप्ट मुक्त रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ 1984 के इलेक्शंस में कांग्रेस को एक ऐतिहासिक जीत मिली। सडनली राजीव के हाथ में अब इंडिया की एब्सोल्यूट पावर थी, पर साथ में मिली देश में उठी हुई बहुत खलबली, एंटी सिख राइट्स, जो उनकी मां इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद शुरू हुई। हजारों की तादाद में दिल्ली और कुछ और शहरों में सिख्स मारे जा रहे थे। वायलेंस फैल रहा था, जिसके बीच में राजीव ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने कहा, व्हेन अ बिग ट्री फॉल्स द अर्थ इज बाउंड टू शेक। लोगों ने स्टेटमेंट को कंडेम किया कि राजीव वायलेंस जस्टिफाई कर रहे हैं, इतने लोगों की मृत्यु को ये लाइटली पास ऑन कर रहे हैं। इन राइट्स को ना रोक पाने और परपेट्रेटर्स को पनिश ना करने के कारण उनके प्राइम मिनिस्टर के करियर की शुरुआत में ही उन पे परमानेंट दाग लग गए।
इस टर्बुलेंस को डील करने के कुछ ही महीनों के बाद उन्हें एक और बड़ी ट्रेजेडी फेस करनी पड़ी, भोपाल गैस डिजास्टर। दिसंबर 84 में भोपाल एक मौत की नगरी बन गया था जब यूनियन कार्बाइड इंडिया नामक कंपनी में 40 टन की मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की जहरीली गैस लीक हो गई, जिस कारण सुबह तक कई लोग नींद में ही मारे गए। कई खांसते हुए उठे जिनकी आंखें और लंग्स बर्न हो रही थी। लोग सड़कों में ही कोलैप्स हो रहे थे। 8,000 से शुरू हुए कुछ साल तक 15,000 लोग इस कारण मारे गए। 5 लाख से ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए विद रेस्पिरेटरी इलनेस, ब्लाइंडनेस, कैंसर एंड बर्थ डिफेक्ट्स और न जाने क्या क्या। पर ये हुआ क्यों? एंड व्हाई टॉक अबाउट इट इन रिलेशन टू राजीव? नहीं, उनका हाथ इस ट्रेजेडी के पीछे नहीं था, लेकिन जो इसके बाद हुआ, यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी की सब्सिडियरी थी जो अपने इंडियन प्लांट्स को कॉम्प्रोमाइज्ड सिक्योरिटी के साथ चला रही थी। ऑफिशियल्स को पता था कि ये सेफ्टी लैप्सेस हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया, जिस कारण ये हादसा हुआ। जब वॉरेन एंडरसन इस कंपनी के चेयरमैन एंड सीईओ इस हादसे के 4 दिन बाद इंडिया आए, उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस ने अरेस्ट तो किया, लेकिन उन्हें सिर्फ 25,000 रुपए की रकम देके बेल मिल गई। उन्हें वीआईपी गेस्ट हाउस तक एस्कॉर्ट किया गया और एक गवर्नमेंट प्लेन में डाल भारत से बाहर सेफली भेज दिया गया, कभी वापस ना आने के लिए। एंडरसन 15,000 लोगों के मौत के जिम्मेवार और लाखों और के गुनहगार, उन्हें राजीव एडमिनिस्ट्रेशन ने सेफ पैसेज दे हमारे सभी पीड़ित हिंदुस्तानियों के साथ धोखा किया। रिजल्ट, बैकलैश अगेंस्ट राजीव गांधी। लेकिन इन अर्ली सेटबैक्स के बावजूद राजीव इंडिया को आगे ले जाने का जज्बा रखते थे। उन्होंने नया कैबिनेट बनाया नए भारत के लिए और प्रणब मुखर्जी जैसे जाने माने पुराने चेहरे ड्रॉप किए। टू कीप पॉलिटिक्स क्लीन, उन्होंने एक एंटी डिफेक्शन लॉ पुश थ्रू किया, जिसके अंतर्गत लीडर्स पावर के खातिर पार्टीज अब स्विच नहीं कर सकते थे। संदेश और भारत यात्रा चलाई ग्राउंड लेवल के लोगों से जुड़ने के लिए। इन्हें बहुत लंबा रास्ता तय करना था, क्योंकि इनके परिवार की लेगेसी का नाम का वजन बहुत भारी था, जिसे वो उठाए लिए जा रहे थे। चैप्टर 2, आईटी रेवोल्यूशन एंड सम सेटबैक्स। शुरुआत के पॉलिटिकल टर्बुलेंस के बाद आगे जाके राजीव टेक ड्रिवन इंडिया का चेहरा बने। उनका मानना यह था कि अगर देश को तरक्की करनी है तो हमें साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अपनाना होगा। उनकी कम उम्र की प्रोग्रेसिव थिंकिंग यहाँ काफ़ी काम आई। वो लाइसेंस राज को ख़त्म कर ओपन प्रोग्रेस चाहते थे, यानी कारोबार खोलने के लिए लाइसेंस के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर बंद होंगे। साथ ही टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और एजुकेशन के कई सारे नए दरवाजे खोले जाएंगे। उनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन था कंप्यूटर्स को गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसेस में लेके आना। उस दौर में कंप्यूटर का मतलब ट्रेड यूनियंस जॉब कट्स का एक इशारा समझती थी। फिर भी राजीव ने इसे अडॉप्शन के लिए स्ट्रांगली पुश किया और तेजी पहुंचाई। इसी आईटी रेवोल्यूशन को फर्दर बूस्ट करने के लिए उन्होंने सत्यनारायण गंगाराम पिट्रोडा, जिन्हें पॉपुलरली सैम पिट्रोडा के नाम से जानते हैं, उन्हें टेलीकॉम एक्सपर्ट नियुक्त किया। इस पार्टनरशिप ने इंडिया को कई इनिशिएटिव्स दिए। C-DOT, डिजिटल स्विचिंग टेक्नोलॉजी, जिस कारण इंडिया का टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बना गिविंग अप डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स। हर शहर और गांव में टेलीफोन पहुंचाया वाया PCOs। ये PCOs का आइडिया भी इस पार्टनरशिप से ही निकल के आया था। MTNL और VSNL की मॉडर्नाइजेशन, जो आगे जाके इंडिया के कम्युनिकेशन सिस्टम की बैकबोन बनी। फुल्ली असेंबल्ड कंप्यूटर मदरबोर्ड्स इंपोर्ट अलाउ किए गए, जिस कारण कंप्यूटर के प्राइसेस ड्रास्टिकली रिड्यूस हुए और प्राइवेट कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स ग्रो कर पाए। कंप्यूटर एजुकेशन को काफ़ी पुश किया गया। इनकी पार्टनरशिप मानी जाती है एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंडिया की आईटी इनेबल्ड इकोनॉमी की। और आगे आने वाले सालों में कईयों ने माना कि जो बूम आईटी ने 2000s में इंडिया में देखा था, वो राजीव के अर्ली विजन का ही नतीजा था। आईटी रेवोल्यूशन के साथ वो ग्राउंड लेवल पे भी चीजें ठीक कर ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे। उनकी गवर्नमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे जोर दे रही थी, जिस कारण गांव और जिलाओं की ग्रोथ का डिसीजन और जिम्मेवारी लोगों के पास ग्राउंड लेवल पर ही रखी गई।
मानते हैं कि हर पॉलिटिशियन दो पहलुओं से देखा जाता है। राजीव के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन आगे जाके कुछ इवेंट्स उनकी क्रेडिबिलिटी थोड़ा ज्यादा ही अफेक्ट कर गई। डालते हैं नजर उन किस्सों पे। चैप्टर 3, स्कैंडल्स, सेटबैक एंड फॉल फ्रॉम पावर। 1980 के खत्म होते राजीव की क्लीन पॉलिटिशियन वाली छवि फेड होती हुई दिखी। उनकी गवर्नमेंट पे कई सारे करप्शन के इल्जाम लगने लगे, जिसमें से सबसे बड़ा था बोफोर्स स्कैंडल। 1986 इंडिया ने एक स्वीडिश आर्म मैन्युफैक्चरर एबी बोफोर्स के साथ 1437 करोड़ की डील साइन की, जिसके अंतर्गत हम अपनी आर्मी के लिए 410 155 मिलीलीटर हाउइत्जर गन्स लेने वाले थे। लेकिन अप्रैल 87 में एक स्वीडिश रेडियो ने एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की रिपोर्ट एयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कहते हैं कि कंपनी एबी बोफोर्स ने इंडियन पॉलिटिशियंस को 64 करोड़ की ब्राइब दी है ये डील पाने के लिए। पॉलिटिशियंस के साथ कुछ ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम बताए गए और साथ ही नाम बताया गया गांधी फैमिली के करीबी इटालियन दोस्त ओटावियो क्वेट्राची का। जब फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने बोफोर्स डील की इरेगुलरिटीज जानने के लिए इन्वेस्टिगेशंस इनिशिएट की, उन्हें फाइनेंस से डिफेंस मिनिस्ट्री में ट्रांसफर कर दिया गया। इस स्कैंडल ने राजीव की इमेज टार्निश कर दी। चाहे वो कितना भी डिनाई करते रहे, ये कंट्रोवर्सी उनकी 1989 की डिफीट के पीछे का सबसे बड़ा कारण रहा। इससे पहले एक और केस आया था, शाह बानो का केस। 1985 में एक प्रोग्रेसिव वर्डिक्ट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि एक मुस्लिम महिला शाह बानो जो तलाक के बाद अपने हस्बैंड से एलिमनी मांग रही थी, उन्हें वो मिलनी चाहिए और मिलेगी। ये डिसीजन इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट था, जिसपे काफी मुस्लिम कंजर्वेटिव लीडर्स ने अपनी आपत्ति जताई। उनके प्रेशर में आके राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, जिसके अंतर्गत डिवोर्स के बाद मुस्लिम महिला को सिर्फ इद्दत के पीरियड यानी 90 डेज तक एलिमनी मिलेगी, उसके आगे नहीं। ये एक्ट और डिसीजन एक माइनॉरिटी अपीजमेंट डिसीजन माना गया, जिस कारण सेक्युलर लिबरल्स और वुमेन राइट वालों ने राजीव को बहुत क्रिटिसाइज किया। इसी के साथ इंडिया के कुछ इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज भी बढ़ने लगे, जैसे पंजाब में उग्रवादियों ने एक बार फिर गोल्डन टेम्पल पे कब्जा किया था, जो ऑपरेशन ब्लैक थंडर से खाली करवाया गया। नॉर्थ ईस्ट में एथनिक अनरेस्ट और इंसर्जेंसी चल रही थी और बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स असम आ रहे थे, और श्रीलंका में इंडिया के हाथों वो हो रहा था जो बना राजीव के मौत का कारण। 1987 में श्रीलंका में सिविल वॉर चल रही थी, जहां LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट के तमिल स्टेट्स की इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे थे, जिसका साथ इंडिया के तमिलनाडु एंड सदर्न इंडिया के तमिल एरियाज के लोग दे रहे थे। माना जाता है कि इंदिरा गांधी ने इस मिशन को कवर्टली सपोर्ट करना शुरू किया था बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, वेपन्स एंड लॉजिस्टिक्स। टाइम के साथ LTTE जरूरत से ज्यादा पावरफुल हो गए। पता नहीं हम ये आज तक क्यों नहीं समझ पाए हैं कि कोई भी पपेट हम क्रिएट करें अपने वेपन की तरह, वो वेपन एक ना एक दिन ज़रूर हमें ही निशाना बना देगा। US का तालिबान, इंदिरा गांधी का भिंद्रेवाला और अब कांग्रेस की LTTE, जो अब अनकंट्रोलेबल हो रही थी, जिसे कंट्रोल करने के लिए और पीस बनाए रखने के लिए इंडो श्रीलंका अकॉर्ड साइन हुआ, जिसके बाद LTTE को रोकने के लिए इंडिया ने अपनी 1 लाख IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी, which comprised of infantry, paratroopers, Air Force support with helicopter and transport, along with naval engineering and logistic support. इंडिया और श्रीलंका की assumption ये थी कि LTTE वाले मान जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना ही सिर्फ उन्होंने ये अकॉर्ड मानने से मना किया, पर अब उन्हें इंडिया, जो पहले उन्हें सपोर्ट कर रही थी, अब धोखेबाज भी दिखने लगी। उन्हें बिट्रेयल महसूस हुआ और उन्होंने सरेंडर करने की बजाय फाइट बैक किया। IPKF जो पीस बनाने के लिए गई थी, ना जंग लड़ने के लिए, वो एक फुल स्केल कॉम्बैट में ड्रैग हो गई। हमारी फोर्सेस जंगल गुरिल्ला वॉर्स में ट्रेंड नहीं थी, टेरेन से वाकिफ नहीं थी, वो उन घने जंगल, छुपे हुए बंकर्स और माइन से बेखबर थे। LTTE ने सुसाइड बॉम्बर्स, चाइल्ड सोल्जर्स, लैंड माइंस और एम्बुश टैक्टिक्स यूज करके कई सिविलियंस कैजुअल्टीज
की हमारे 1200 सोल्जर्स मारे गए और कई हजारों घायल हुए। IPKF जिनके कारण अनजाने में सिविलियंस मारे गए अब ह्यूमन राइट्स वायलेट करते दिखने लगे। जो मिशन तमिलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए चलाया जा रहा था अब उन्हें ही हर्ट करता हुआ दिखा। इंटरनेशनली इंडिया अपनी हद से आगे जाता दिखा। इसे एक फेल्ड फॉरेन इंटरवेंशन माना जाने लगा। राजीव की इमेज को इसने और डैमेज किया और LTTE उन्होंने राजीव से बदला लेने की कसम खाई। चैप्टर 4 द असैसिनेशन। इन सारी कंट्रोवर्सीज के कारण 89 में कांग्रेस इलेक्शन हारी, लेकिन ऑपोजिशन की गठबंधन सरकार के गिरने के बाद 91 में फिर इलेक्शंस होने जा रहे थे, जिसके लिए कांग्रेस ने कैंपेनिंग शुरू करी। इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद भी राजीव कांग्रेस के मोस्ट करिस्मेटिक लीडर और उनके प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट थे। देश भर में कैंपेन करते वो अब तमिलनाडु पहुंचे। तमिलनाडु, वहां आज भी माहौल थोड़ा अलग था। श्रीलंका में तमिलियंस के साथ अगेंस्ट भेजी हुई मिलिट्री और कई तमिल सिविलियंस की मौत का गुस्सा अब भी ऊंचा था। और ना भूलना LTTE की ली हुई वो शपथ कि वो राजीव से बदला लेके रहेंगे, जो लिया उन्होंने 21 मई 1991 को। चेन्नई के पास एक शहर श्री पेरम्बुतूर, वहां राजीव इलेक्शन रैली के लिए पहुंचे। रैली का माहौल रौनक का था। कई सारे सपोर्टर्स गैदर हुए थे। राजीव क्राउड के साथ मिलते, मुस्कुराते और हाथ मिलाते नजर आए। उनकी सिक्योरिटी न जाने क्यों आज थोड़ी सी कम थी। तभी एक यंग महिला कलाईवानी राजरत्नम, जिन्हें धनु के नाम से भी पुकारा जाता है, राजीव के पास आई और वो हाथ में फूलों की माला लिए एक आम सपोर्टर की तरह दिख रही थी। जब राजीव उनके पास आए, वो संस्कार के मुताबिक उनके चरण स्पर्श करने झुकी और तभी एक धमाका हुआ। धनु, राजीव और 14 और लोग इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स, कांग्रेस वर्कर्स इंस्टेंटली मारे गए। पर यह हुआ क्या था? कलाईवानी राजरत्नम AKA धनु श्रीलंकन तमिल नेशनल LTTE की एक ट्रेन सुसाइड ऑपरेटिव थी। ब्लैक टाइगर्स नामक सुसाइड स्क्वाड का एक हिस्सा, जिनकी ट्रेनिंग महीनों से चली थी और वो इस कॉज के लिए मरने के लिए भी तैयार थी। श्री पेरम्बुदूर, जहां राजीव रैली के लिए आए थे, सिक्योरिटी थोड़ी लैक्स होने के कारण वो अपने एक्सप्लोसिव बेल्ट अपने कपड़ों के नीचे छुपा के आगे घुस गई। शॉकिंगली वहां कोई मेटल डिटेक्टर नहीं था और फ्रिस्किंग भी नहीं हो रही थी। उसका साथ एक और LTTE मेंबर दे रहा था, शिवा रसन, जो इस प्लान का मास्टरमाइंड था। जब धनु राजीव के पैर छूने झुकी, उसने अपने बेल्ट का बॉम्ब, जो RDX और शार्पनेल से पैक था, ट्रिगर कर दिया। पर जब ब्लास्ट में धनु भी मारी गई तो ये सब आगे पता कैसे चला? ये सारा माजरा मोमेंट बाय मोमेंट हरि बाबू नामक LTTE का एक लोकल फोटोग्राफर फोटोग्राफ कर रहा था। हरि बाबू तो ब्लास्ट में मारा गया, लेकिन कैमरा जिंदा रहा, जिसने ये सारी घटना बताई। और उस मास्टरमाइंड शिवा रसन, उसका क्या हुआ? शिवा रसन, जो रघु और वन आइड जैक के नाम से भी जाना जाता था, वो इस हादसे के बाद फरार हो इंडिया का मोस्ट वांटेड मैन बना। उसके पकड़ने के लिए ऑपरेशन मौसम लॉन्च किया गया, जो तब तक का इंडिया का लार्जेस्ट मैन हंट था, जिसमें CBI, IB, तमिलनाडु पुलिस और रॉ इन्वॉल्व थी। फाइनली कई सिटीज़ में चेस करने के बाद पता चला कि वो बैंगलोर में है। जब कमांडोज उसके घर में घुसे, उन्होंने शिवा रसन और उसके 6 एसोसिएट्स को मरा हुआ पाया। सब ने साइनाइड कंज्यूम करके सुसाइड कर ली थी ताकि वो कैप्चर ना हो। पूरी दुनिया इस ट्रेजेडी से शॉक थी। ये इंडिया का पहला मेजर सुसाइड बॉम्बिंग अटैक था। US प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश ने कहा, "The world has lost a statesman committed to peace and progress." ये तो सच है, राजीव पीस का प्रचार ही करते थे। राजीव चाहे इंदिरा या संजय की तरह स्ट्रांग ना हो, अलग थे, पर अलग जरूरी नहीं कि गलत हो। उनके तरीके चाहे सॉफ्ट रहे हों, पर उनकी कंट्रीब्यूशन हमारे देश की IT रेवोल्यूशन में अनडिस्प्यूटेड है।
सोचो ना, वो तो पॉलिटिक्स में आना भी नहीं चाहते थे। 36-37 की उम्र में मजबूरन आना पड़ा और बस 10 साल के बाद ही 46 की उम्र में वो गांधी परिवार के आखिरी प्रधानमंत्री बन के रह गए। पर आप बताओ, क्या ज़रूरी था उनका अपनी इच्छा के अगेंस्ट पॉलिटिक्स ज्वाइन करना? क्या ज़रूरी था उनका अपनी मदर की पावर का एम्बिशन अपना एम्बिशन बना लेना? ज़रूरी था क्या? अगर वो ये ना करते तो आज वो हमारे बीच होते, पायलट के रूप में, या शायद एक आर्टिस्ट, या फिर एक इंडस्ट्रियलिस्ट। We will never know. But what we do know, which he also knew, that he was not meant to be in politics. He was made to be there against his will. Sad. I don't like to end my videos on a low note, but ये journey है तो sad, and with a sad ending. तो मैं इसी सैडनेस के साथ अपनी वीडियो भी अब यहीं एंड करती हूँ। दिस इज़ प्रेरणा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द जर्नी बिहाइंड। फिर मिलूंगी मैं आपसे अगले हफ्ते एक और जर्नी के साथ। तब तक के लिए स्टे देसी, स्टे इंडियन।